हेलो गाइस, वेलकम टू आयुर प्रेप्स। माई सेल्फ खुशी। और आज हम देख रहे हैं रात्रिचर्या का पार्ट 2। तो रात्रिचर्या के पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट से, दैट इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। और जो रात्रिचर्या का पार्ट 3 और फाइनल पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्लीप रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हमारे NCISM सेकेंड प्रॉफ के सिलेबस में मैंशनड हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं स्लीप की नॉर्मल फिजियोलॉजी से। स्लीप की नॉर्मल फिजियोलॉजी में सबसे पहले आता है एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंग 18 to 20 आवर्स की स्लीप चाहिए होती है न्यू बॉर्न्स और इन्फेंट्स को, क्योंकि जो न्यू बॉर्न्स और इन्फेंट्स होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है सिंस देयर बॉडी इज़ अंडर डेवलपमेंट। तो उनकी मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा करने के लिए 18 to 20 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ रिक्वायर्ड। देन 12 to 14 ईयर्स, जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म, उनकी बॉडी की डेवलपमेंट धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो इसीलिए विद द इंक्रीजिंग एज द अमाउंट ऑफ स्लीप ऑल्सो डिक्रीजेज। 12 to 24 ईयर्स के जो बच्चे जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनको 12 to 24 आवर्स की स्लीप नीडेड होती है, विच इज़ लेस देन द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू बॉर्न्स एंड इन्फेंट्स। देन आते हैं एडल्ट। तो एडल्ट का सबको पता है ऑन एन एवरेज 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज सेड, एंड अगर आप उसकी रेफरेंस रेंज देखेंगे सो दैट इज 7 आवर्स to 9 आवर्स। उसके बाद आते हैं ओल्ड पर्सनस या फिर जो हमारी सेनाइल एज होती है। तो सेनाइल एज में क्या बोला है, 5 to 7 आवर्स विच इज़ लेस देन द रिक्वायरमेंट ऑफ एडल्ट। उसके बाद आते हैं हम स्लीप इन हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो हेल्दी इंडिविजुअल्स में जो स्लीप होती है वो कैसे वर्क करती है। सबसे पहले सोने से क्या होता है, बेसिकली जो स्लीप है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज बाय 10% एंड द इंक्रीज इन हार्ट रेट इज सीन। अब वैसे हम जब सोते हैं तो क्या होता है कि हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज होता है, लेकिन ड्यूरिंग द यू कैन से दैट जब ऐसे ड्रीम्स आते हैं विच आर स्केरी तो उस टाइम पे हार्ट रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। देन सिस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज टू 90 to 110 mmHg। जो नॉर्मल होता है 120 वो आ गया 19 to 110 mmHg के ऊपर, और इंक्रीज हो जाता है टू मोर देन 130 mmHg इन केस ऑफ एक्साइटिंग ड्रीम्स। एक्साइटिंग ड्रीम्स के ही केस में हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, और एक्साइटिंग ड्रीम्स के ही केस में मोर देन 130 mmHg BP जा रहा है। नहीं तो नेचुरली क्या होगा, हार्ट रेट आपका वेल रेगुलेटेड या कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम आ जाएगा, लाइक 65 to 70 की रेंज में, और सिस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज होके आ जाएगा 90 to 110 mmHg के केस, मतलब mmHg की रेंज पे। लेकिन इन केस ऑफ एक्साइटिंग ड्रीम्स क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा मोर देन 72, और BP भी इंक्रीज हो रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर दैट इज मोर देन 130 mmHg। नाउ द रेस्पिरेशन का फोर्स और रेट जो होता है वो इरेगुलर होता है। नॉर्मली वो डिक्रीज होता है क्योंकि बॉडी जो है वो एक रेस्टिंग स्टेट में जा रही है, काइंड ऑफ इनएक्टिविटी की स्टेट में जा रही है, तो इसलिए ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इरेगुलर भी होता है बिकॉज ऑफ एक्साइटिंग ड्रीम्स। नेक्स्ट जो GI की सिक्रीशंस हैं। अब हमें क्या लगता है कि जब बॉडी स्लीप में जा रही है तो कहीं ना कहीं GI की सिक्रीशंस में सलाइवा नहीं आ रहा, GI की सिक्रीशंस में क्या आ रहे हैं, जो हमारे HCl हो गए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, लाइपेज वगैरह हो गए, उन सब की सिक्रीशन की बात हो रही है, तो वो इंक्रीज होते हैं। और एम्प्टी स्टमक के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फूड की जो डाइजेस्टिबिलिटी है, उसकी जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। डाइजेस्टिबिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि GI के सिक्रीशंस बढ़ रहे हैं, HCl बढ़ रहा है, एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, और एम्प्टी स्टमक के कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है फूड की वो जल्दी जल्दी होगी। अब इसकी वजह से देयर मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ माल एब्जॉर्प्शन। हालांकि रिसर्च में ऐसा अभी तक कोई भी क्लियर व्यू नहीं मिला है। डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट। तो आपने देखा होगा जब हम रात को सोते हैं क्या हम बार बार रात को उठते हैं यूरिन के लिए? नहीं उठते।
तो डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूरिन की वो इंक्रीज हो जाती है। देन इंक्रीज इन स्वेट, अब ये भी इट मे बी कंसिडर्ड एज एक्साइटिंग ड्रीम्स ऑफ फिनोमेना, पर सिंस यहाँ पे दिया था इंक्रीज इन स्वेट। अब जो स्लीप होती है ना, स्लीप हम दो टाइप्स की पढ़ेंगे, एक होती है REM और एक होती है NREM, ठीक है। REM एंड NREM, these are the two types of sleep जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। REM क्या होता है? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और NREM क्या होता है? नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है। REM में क्या होता है? रैपिड आई मूवमेंट। अब रैपिड आई मूवमेंट कहाँ देखने को मिलेगी? कहीं ना कहीं जहाँ पे ड्रीम्स होंगे वहाँ पे देखने को मिलेगी। और NREM जो है वो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है, वो कहाँ देखने को मिलेगी? जहाँ पे ड्रीम्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे। देन REM जो होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उसको हम पैराडॉक्सिकल स्लीप के नाम से भी जानते हैं। और NREM में क्या है? नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उसमें स्लो वेव स्लीप होती है। ये स्लो वेव स्लीप का क्या मतलब है कि जो ब्रेन की एक्टिविटी की वेव्स होती हैं, अल्फा, डेल्टा, गामा, ये सब डिक्रीज होंगी, स्लो होंगी, ठीक है। एक बॉडी रिलैक्सेशन के पीरियड में है जहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म वगैरह प्रॉपर वर्क हो रहा है, दैट इज़ NREM। और REM वाली कौन सी है? जो ड्रीम्स वाली है, एक्साइटिंग ड्रीम्स वाली, जहाँ पे BP राइज कर रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, वो REM है। अब REM जो है वो 20 to 30% स्लीप का पीरियड कंसिस्ट करती है, और जो NREM है वो कितनी होती है? 80 to 70, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्लीप जो है हमारी वो है NREM 80 to 70%, और जो REM है रैपिड आई मूवमेंट वो सिर्फ कितनी है? 20 to 30%। अब कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी, कई बार हमें क्या लगता है कि सिंस बॉडी जो है वो NREM में ज़्यादा रिपेयर अपना वर्क कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन जा रहा है बॉडी का, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिलैक्स कर रही है तो रिफ्रेशिंग होगी और मेमोरी भी वहाँ पे बढ़ती होगी। लेकिन ये चीज़ गलत है। रैपिड आई मूवमेंट जहाँ पे आपको ड्रीम्स आ रहे हैं वहीं पे आपकी कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी हो रही है। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी ऑफन फॉरगेट। नाउ स्लीप की ड्यूरेशन कितनी होती है? तो देखो, एक जो स्लीप की साइकिल होती है वो 90 to 110 मिनट्स की होती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर की आपकी कितनी हो गई? एक साइकिल। अब ऐसी 5 to 6 साइकिल्स आती हैं इन वन स्लीप, ठीक। अब जो ये एक साइकिल है ना स्लीप की, उसमें भी 5 स्टेजेस होते हैं। पहले 4 ही स्टेजेस कंसिडर किए जाते थे, लेकिन अब हमने उसको 5 स्टेजेस में कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया है। सो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ स्लीप एंड देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 5 साइकिल्स ऑफ स्लीप। अब ये जो 5 स्टेजेस हैं इनको N1, N2, N3, N4 और N5 के नाम से हम जानते हैं। सिंस वी नो कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप जो है वो 70 to 80% कंसिस्ट कर रही है हमारी स्लीप का, तो N1 से N2 की जो ड्यूरेशन है, जो ये 4 स्टेजेस हैं, ये NREM। तो N1, N2, N3, N4 ये जो 4 स्टेजेस हैं ये NREM में आते हैं। REM रैपिड आई मूवमेंट में सिर्फ N5 उसी एक ही स्टेज को कंसिडर करते हैं, और ये कितनी होगी? 20 to 30% ऑफ आवर स्लीप। अब N1 पे देखो, ये साइकिल जो है वो सिमिलर कैसे याद रख सकते हैं हम? ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे आप इमेजिन कीजिए जब आप रात को सोने जाते हैं तो कैसे कैसे आप फील करते हैं कि धीरे धीरे नींद आ रही है। स्टार्टिंग में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा सा ड्राउजीनेस टाइप होती है, मतलब हम जगे हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम फुर्ती नहीं होती हमारे अंदर, ठीक है, थोड़े से हम ड्राउजी हो जाते हैं। तो वो हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ योर N1, जहाँ पे आप जगे हुए हो, पीरियड ऑफ वेकफुलनेस, लेकिन थोड़े थोड़े आप ड्राउजी हो, ठीक है, आपके बॉडी में वो फुर्ती नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट की स्टेज पे जाना चाहती है, आप ड्राउजी स्टेज में जा रहे हो, स्टेज ऑफ ड्राउजीनेस। अब इस केस जब ड्राउजीनेस होती है तो हमारी
फाई वेव जो होती है वो इंक्रीज होती है, और जो अल्फ़ा वाली होती है, अल्फ़ा वाली कब होती है, जो वेकफुलनेस, जब हम प्रॉपरली वेक्ड होते हैं तो हमारे ब्रेन की अल्फ़ा वेव ज़्यादा होती है। सिंस यहाँ पे हम ड्राउजी में जा रहे हैं, वेकफुलनेस हमारी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रही है, तो अल्फ़ा वेव्स कम हो रही हैं, और ड्राउजीनेस के साथ फाई वाली वेव जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट आती है स्टेज ऑफ लाइट स्लीप। फिर क्या कहते हैं, ऐसा बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में कि कच्ची नींद में चले गए, ठीक है, मतलब वैसे वो उठे हुए हैं लेकिन थोड़े थोड़े से नींद में है, थोड़ी थोड़ी उनको लाइट स्लीप की स्टेज है। तो N2 इज़ योर स्टेज ऑफ लाइट स्लीप। यहाँ पे क्या होगा, जो फाई है वो प्रेजेंट होगा, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर आप EEG देखेंगे ब्रेन की, ड्यूरिंग द N2 स्टेज यू विल फाइंड स्पिंडल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ के कॉम्प्लेक्सेस, और वो भी किसके, फाई के, ठीक है। वेकफुलनेस में अल्फा कम हुआ था, फाई इंक्रीज हुआ था। लाइट स्लीप में फाई मिल रहा है, के कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं और स्पिंडल्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी N3। अब जब लाइट स्लीप हो गई तो कहीं ना कहीं डीप स्लीप स्टार्ट होगी। देन N3 इज इनिशियल स्टेज ऑफ डीप स्लीप। यहाँ पे क्या होता है, गहरी नींद में जाना आप शुरू कर रहे हो, इनिशियल स्टेज ऑफ डीप स्लीप। यहाँ पे हमारी डेल्टा वेव्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं, और क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है डीप स्लीप की, तो जो ये डेल्टा वेव्स होंगी वो कैसी होंगी, स्लो होंगी। तो इनिशियल स्टेज ऑफ डीप स्लीप जो हमारी N3 स्टेज है, वहाँ पे हमको मिलेंगी स्लो डेल्टा। अब N3 के बाद हम आते हैं N4 स्टेज पे। N4 स्टेज में क्या होता है, अब प्रॉपर डीप स्लीप आपकी स्टार्ट हो गई। सिंस आपकी डीप स्लीप प्रॉपर स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे आपको डेल्टा वेव्स मिलने वाली हैं प्रॉपर, ठीक है। जैसे इनिशियल स्टेज ऑफ डीप स्लीप N3 में क्या था, स्लो डेल्टा वेव्स थी, लेकिन यहाँ पे N4 में डीप स्लीप स्टार्ट हो गई है तो आपको डेल्टा वेव्स मिलेंगी। अब N4 वाली स्टेज जो है, यहाँ पे क्या होता है, बॉडी की रिजुविनेशन होगी, वाइटल हॉर्मोन्स जो हमारे मेटाबॉलिज्म, सेल रिपेयर और बॉडी के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं उनका सिक्रीशंस होता है। प्लस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम कहते हैं ना कि स्लीप इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमने आयुर्वेदिक एस्पेक्ट में भी देखा कि पुष्टि करने के लिए, बल अर्थ करने के लिए निद्रा की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही इम्यूनिटी के लिए N4 वाली जो स्लीप है वो रिक्वायर्ड होती है। नाउ बेड वेटिंग, नाइट मेयर्स और स्लीप वॉकिंग, ये सारी जो है वो N4 की हैं। अब आप बोलोगे कि REM में था कि हमको स्लीप में ड्रीम्स देखने को मिल रहे थे, तो देन वाई वी आर सीइंग नाइट मेयर्स, क्योंकि N4 से कहीं ना कहीं REM रैपिड आई मूवमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है, दैट्स वाई नाइट मेयर का पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है। तो बेड वेटिंग, नाइट मेयर एंड स्लीप वॉकिंग, ये हमारी N4 स्टेज हो गई। लास्ट इज योर N5 रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। अब इसमें क्या होता है, मसल्स टेम्परेली पैरालाइज्ड। किसी में देखा जाता है कि रात में बच्चों के पैर चलते हैं, या फिर किसी का क्या होता है कि पैर उसके जकड़ जाते हैं, बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, मूवमेंट ही नहीं होती। तो वो कौन सी स्लीप चल रही होती है उनकी, REM वाली लास्ट स्टेज, दैट इज़ रैपिड आई मूवमेंट। इसमें क्या होता है, हार्ट रेट और BP डिक्रीज हो जाते हैं, मसल्स पैरालाइज हो रही हैं। पैरालाइज कब हो रही हैं, जब न्यूरॉन एक्टिविटी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है, हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, BP डिक्रीज हो रहा है, और वेव्स कैसी मिलेंगी आपको, डीसिंक्रोनाइज्ड, मतलब प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं मिलेंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। अब जो हम थर्ड पार्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें वी विल डिस्कस द स्लीप डिसऑर्डर्स। थैंक यू।